होगा इसको और भी अच्छी तरह रिकॉर्ड करूँ इसको। देखिए हम लोगों ने बेसिकली ये जो लेप्लासियन था उसको हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर हमने लिखा था, ठीक है। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जब हम लिखते हैं लेप्लासियन तो वो इट इट इज़ समथिंग लाइक 4.13, ठीक है ना। इसमें एंगुलर जो है डिपेंडेंस यानी कि थीटा और फाई की भी होती है और आर की भी होती है। तो चूंकि ये तीनों इंडिपेंडेंट ही हमारे पास वो हैं, आई मीन वेरिएबल्स हैं, तो हम करते ये हैं कि इनको एक एक करके जो अलहदा करते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि साई जो है वो बेसिकली लिखा जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ से थ्री फंक्शन, थ्री कह लें या टू कह लीजिए। टू इन ए सेंस के जो एंगुलर फंक्शन है उनको मिला के हम जो है वो वाई से जाहिर करते हैं, जिनको कि हम बेसिकली ये जो होते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहते हैं। और जो रेडियल वेव फंक्शंस होते हैं हम उनको नॉर्मली आर के ज़रिए से जाहिर करते हैं। तो ये वाले जो आर वाला हिस्सा है ये हमने काफ़ी अच्छी तरीके से देख लिया है। ये जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स वाला हिस्सा है ये जो है बुनियादी तौर के ऊपर रह गया था। तो और ये जो मतलब ग्रिफिथ ने ये सारा जो स्टैंडर्ड तरीका है इक्वेशंस को अलहदा करने का वो उसने यहाँ पे जो है दिखाया हुआ है। तो वो आप मेरे ख्याल से देख ही सकते हैं कि क्योंकि जब आप इस साई की जगह पे यहाँ पर साई की जगह पे जब आप आर और वाई पुट करेंगे तो आपके पास और फिर इसको आप इक्वेट कर देंगे किसी कांस्टेंट के साथ जो कि यहाँ पे हमारे पास एनर्जी है। तो वो फिर यानी कि ये जो इस तरह की जो फॉर्म है वो आपके पास आ जाएगी। और फिर आप इस तरह जो रेडियल इक्वेशन है वो अलहदा हो जाती है और जो एंगुलर इक्वेशन है वो अलहदा हो जाती है। तो रेडियल वेव फंक्शन हम अलहदा से सॉल्व करते हैं। तो वो उसने यहाँ पे 4.16 और 4.17 के अंदर उसने फिर ये किया कि इन दोनों को जो है उसने अलहदा किया और फिर उनको सॉल्व करेगा। अच्छा, जो एंगुलर इक्वेशन है उसमें भी चूंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि दो डिपेंडेंसीज हैं थीटा और फाई की, तो इनको भी फर्दर जो है वो आई मीन अलहदा करना पड़ेगा। तो यही वजह है कि जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स हैं यानी कि वाई द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, वो हम ये जो सिंबल है ये बेसिकली कैपिटल थीटा का है। कैपिटल थीटा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा और कैपिटल फाई एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल फाई। तो इनको भी ये बेसिकली एम एम एक कांस्टेंट है उसके बराबर ये मतलब ले लेते हैं और बुनियादी तौर पे कर ये रहे हैं कि 4.18 के अंदर ये वाई की जगह पे ये थीटा और फाई ये डाल देंगे। तो अगेन आपके पास इक्वेशन के दो हिस्से आ जाएंगे, यानी कि थीटा डिपेंडेंट पार्ट होगा यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है ये फर्स्ट टर्म है इस इक्वेशन की वो थीटा डिपेंडेंट है और जो सेकंड टर्म है वो कम्प्लीटली फाई डिपेंडेंट है। तो इसको अगेन ये किसी कांस्टेंट m के बराबर लेके तो इसको अलहदा कर लेंगे और बेसिकली आइडिया ये होगा कि एक इस पार्ट m स्क्वायर के बराबर है तो दूसरा पार्ट जो है वो नेगेटिव m स्क्वायर के बराबर है, जब भी ये दोनों सम होके जो है 0 के बराबर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो 4.21 है इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है कि ये इट इज़ जस्ट सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप गौर करें तो इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ से हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो और ये वजह है कि इसके सोल्यूशन भी बहुत सिंपल से आ गया कि फाई इज इक्वल टू ई टू द पावर आई एम फाई। यहाँ पे इन्होंने ये अज्यूम किया हुआ है कि ये इसकी नॉर्मलाइजेशन 1 है। और दूसरा चूंकि आपको ये अंदाज़ा ही हो रहा है कि ये आप अगर ये पूरा 2 पाई घूम के आ जाएं तो आपके पास दोबारा फाई आ जाएगा वापस, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि ये साइन कोसाइन वेव को जाहिर कर रहा है, यानी कि पूरा साइकिल मुकम्मल कर लेंगे तो आप दोबारा उसी उसी जगह पर आप आ जाएंगे। तो अगर आप ये इक्वेशन प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये मतलब आपने 5 में आपने 2 पाई ऐड किया तो ये दोबारा चीज़ आपके पास आ रही है वापस, तो उसको एक चीज़ इसको इसी तरह से लिखने का एक तरीका ये है कि आप इसको जो है वो एक्सपोनेंशियल आई एम फाई कर दें और वो जो m है वो m की वैल्यू 0 ± ½ ± 2 एंड सो ऑन।
वो जो है चलती चली जाएगी। तो ये एक सोल्यूशन आ गया। तो ये बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक जो आपके पास कहलाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, ये वो ये वो निकल के हमारे पास आ जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जो जो उसका थीटा जो जो डिपेंडेंट पार्ट है, वो मैंने जैसे आपको एक दफ़ा बीच में भी कहा था पहले कि ये जो हमारे पास 4.25 है, ये अगेन एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और इस तरह की जो इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं वो कैपिटल थीटा से ज़ाहिर किए जाते हैं। कैपिटल थीटा इक्वल्स टू ए टाइम्स पी एम एल। और पी एम एल जो हैं वो एसोसिएटेड लीजेंडरे फंक्शंस कहलाते हैं, और जो कि बेसिकली मैथमेटिक्स में बहुत पहले से नोन थे। और उनको हम 4.27 की फॉर्म में लिखते हैं। और फिर ये जो पी एल एक्स होते हैं, वो पी एल एक्स खुद जो कि हम उनको जो है आई मीन लीजेंडरे पॉलिनोमियल्स कहते हैं, वो इस तरह 4.28 की फॉर्म में लिखे जाते हैं। या बाज़ दफ़ा उनको हम जो है वो उनको इस तरह भी कहते हैं कि जिनको हम जो है हमें रॉड्रिगियस जो फार्मूला भी कहलाता है। अब इसमें x जो है वो कोई ना कोई टर्म होगी। जिस तरह आपको याद है वहाँ पर हम r इस्तेमाल कर रहे थे, इसी तरह x यहाँ पर होगा। यहाँ पे x की जगह पे बेसिकली थीटा आ जाएगा। ठीक है। और L जो है वो एग्जैक्टली वही है जो कि हम देख रहे हैं, यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। तो ये मुख्तलिफ L की वैल्यूज़ के लिए हमें PLX मिलेगी। और फिर PLX को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि dy/dx ऑफ एब्सोल्यूट पावर ऑफ m, यानी कि m चाहे नेगेटिव हो चाहे उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि m की वैल्यू अगर -2 भी हो फ़र्ज़ करें, लेकिन आप उसको आप +2 ही लेके आप इसको 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे। और यही चीज़ यहाँ पर भी होगी क्योंकि m जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में आ रहा है। तो अगेन ये सारी चीज़ें लोगों ने कैलकुलेट करके इस तरीके से चार्ट बनाए हुए होते हैं, तो वहाँ से देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है। और एज एन एग्जांपल के तौर पे आप जो है वो आप बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास टेबल है, इसको एक दफ़ा हम खुद भी ट्राई करके जो है वो देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे एल की जगह ज़ीरो ले लें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पी नॉट इक्वल्स टू 1, उसका मतलब है कि जहाँ पे भी एल होगा वहाँ पे आप ज़ीरो पुट कर देंगे। जब आप ज़ीरो पुट करेंगे तो आपको पता ही है कि ये पूरी चीज़ वन हो जाएगी, ये पूरी चीज़ वन हो जाएगी। यहाँ टू की पावर ज़ीरो, किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो जो है वो बेसिकली वन होता है। तो यहाँ एल इक्वल टू ज़ीरो है तो ज़ीरो फैक्टोरियल वन होता है। तो इसी वजह से यहाँ आपके पास सिंपल वन आ गया। लेकिन जब आप यहाँ वन पुट कर रहे हैं, एल की जगह पे वन पुट करेंगे, तो फिर ज़रा सिचुएशन डिफरेंट होगी। यहाँ पर वन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। फिर यहाँ एल की जगह वन आया तो ये डी वाई बाई डी एक्स का जो ऑपरेटर है वो इसके ऊपर जाके ऐड करेगा। तो एल यहाँ वन हो गया, टू की पावर वन तो वन ओवर टू हो गया। तो यही वजह है कि ये पूरा ऑपरेटर जाके इस पे लगेगा तो आपको पता है कि ये एक्स दे देगा। इसी तरह जब आप यहाँ पे P2 लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ L था वहाँ पे आपके पास 2 आ गया। तो वो फिर आप अकॉर्डिंगली फिर ये ऑपरेटर इसको आप ऑपरेट करें और फिर इसको डी वाई बाई डी एक्स को आप 2 दफ़ा इसके ऊपर आप जो है वो ऑपरेट कराइए। तो फिर ये मामला जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह पी नॉट, पी वन, पी टू और ये सारी चीज़ें हमारे पास कैलकुलेट हो जाती हैं। तो एक दफ़ा जब आपके पास ये जो है हमें लीजेंडरी पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं तो उनको लेकर हम यहाँ पर जो है पुट करते हैं कि पी एल एक्स जो है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर ये फार्मूला हम लगाते हैं तो वहाँ से हमारे पास एसोसिएटेड फंक्शंस जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। जो उसने कुछ आप जो यहाँ ऊपर कैलकुलेट किए तो वो फिर उसने नीचे उनके जो है वो एसोसिएटेड फंक्शंस कैलकुलेट करके दिखाए। तो इस तरीके से हमारे पास चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि हर एक एल के लिए एम की दो वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास हो सकती हैं। उसकी वजह ये है कि एम की वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट हो रही है। ठीक है। तो उसका मतलब है कि एल अगर 0 1 2 3 एंड सो ऑन है तो एम जो है वो बेसिकली माइनस एल से प्लस एल तक जा रहा है। तो यहाँ से मतलब 4.29 हमें ये बता रही है कि हमारे पास एक तो
एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स हैं क्योंकि एल से जाहिर कर रहे हैं, दूसरा हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं क्योंकि 4.29 सॉरी जो कि एम के ज़रिए से जाहिर हो रहे हैं। यकीनी तौर पर जब ये चीज़ें पहले शुरू में देखी गई थी तो कोई उनको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स नहीं कहता था। ये तो जब श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास आई और फिर हमने श्रोडिंगर सॉरी हाइड्रोजन एटम के ऊपर उसको अप्लाई किया और वहाँ से जब हमारे पास चीज़ें आना शुरू हुई तो फिर हमने उनको आइडेंटिफाई किया कि ये जो है वो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। वरना उससे पहले तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और आप भी जानते हैं होंगे शायद कि ये हम इसको एम को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप किसी एटम को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में ना रखें तो वो जो उसके अंदर स्प्लिटिंग होती है वो आपको नहीं दिखाई देगी। स्प्लिटिंग आपको दिखाई उसको देती है कि जब आप किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस इलेक्ट्रॉन का जो भी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है उसके उसका इंटरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से होता है तो वो फिर डिपेंडिंग अपॉन के इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में है। अगर अगर तो फॉर एग्जांपल ग्राउंड स्टेट है जहाँ पे एल इक्वल्स टू जीरो है तब तो कोई कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी और अगर एल इक्वल्स टू वन है तो फिर हमें पता है कि स्टेट्स जो हैं वो तीन स्टेट्स के अंदर जो है वो टूट जाती हैं। टू होंगी तो फिर आपको पता है कि वो उसके लिहाज से जो है तीन और ये एक तक किसके अंदर -2 से +2 तक टूटेंगी तो यानी कि 5 स्टेट्स के अंदर जो है वो आपको स्टेट्स दिखाई देंगी। आई मीन एंड सो ऑन। तो चूंकि ये एम वाले जो असरात हैं वो हमें यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के असरात हमें उस वक्त दिखाई देते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दी जाए। तो इसलिए उस ज़माने में लोगों ने इस क्वांटम नंबर को जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का नाम दे दिया। दूसरी चीज़ आपको ये बात भी पता होगी कि ये एम और एल जो है वो एक तरीके से आप समझ लें कि कंडीशंस हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर कि ये कंडीशंस होंगी तो इस पे आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं एम की वैल्यूज हो या फिर एल की वैल्यू हो। ठीक है, तो ये एक तरह से कंडीशंस हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। जब हम उन्हें सॉल्व करते हैं तो ये खुद ब खुद हमें डिक्टेट करते हैं कि एल या एम एल की वैल्यूज़ क्या हों। इसी तरह से हमने पिछली दफ़ा देखा था कि जो आर की वैल्यूज़ थी उनके ऊपर कंडीशन जो आती थी वो एन से आती थी, स्मॉल एन और और उससे एल से। इसी वजह से हम उनको आर एन एल जो है कहा करते थे। तो जो रेडियल वेव फंक्शंस हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन और एल दोनों से कंट्रोल हो रहे होते हैं और जो हमारे पास एंगुलर पार्ट है वो एल और एम एल, जिसे हम बाज़ दफ़ा इसको एम एल भी कहते हैं। आपको याद होगा कि एक एल सबस्क्रिप्ट के अंदर हम लगा देते हैं जस्ट टू रिमाइंड आवरसेल्फ कि इसका ताल्लुक बहरहाल एंगुलर मोमेंटम से है। तो ये एक हमारे पास तरीका होता है। अच्छा, अब इनको अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें, राइट, जैसे कि ये जो हमारे पास एसोसिएटेड फंक्शंस हैं तो अगर हम P00, P11, P12, P22 इन ये अभी हमने सिर्फ इनको प्लॉट किया है। एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर्स अभी हमने नहीं लिए हैं, ठीक है ना। ये याद रखिए कि अभी इनकी कोई फिजिकल हैसियत नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। ये हरगिज़ भी आपको ये जाहिर नहीं कर रहे कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्कल में घूम रहा है या ये ऐसे वो जो फ्लावर शेप में घूम रहा है या ये ऐसे डम्बल शेप में घूम रहा है या एंड सो ऑन। अभी इनकी कोई हैसियत नहीं है, ख्याल रखिएगा। ये सिर्फ हमने ये जो मैथ में हमारे पास एसोसिएटेड फंक्शंस आए हैं उनको हमने सिर्फ और सिर्फ प्लॉट किया है, जस्ट प्लॉट किया है। एंड दे आर शोइंग अस नथिंग, जस्ट जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उन्हें हम शो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि वेव फंक्शंस की अपनी कोई फिजिकल हैसियत नहीं होती। जो एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर्स होते हैं वो हमें बुनियादी तौर पर फिज़िकल सिग्निफिकेंस जो है वो देते हैं। एक बात आप हमेशा दिमाग में याद रखिएगा कि देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो हमें कभी भी इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं बता रही है। ये बात आप बिल्कुल जहन में रखिएगा क्योंकि आप देखिए वहाँ से आप कोई वेलोसिटी वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं निकल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि वेव फंक्शन का एवोल्यूशन ज़रूर समझ में आ रहा है। वो आप बिल्कुल वहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन वेव फंक्शन का एवोल्यूशन और इलेक्ट्रॉन का अपना मोशन, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉन का मोशन बहरहाल एक फिजिकल चीज़ है लेकिन वो हम समझ नहीं सकते और हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो फिजिकल चीज़ नहीं है। फिजिकल चीज़ एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर है वेव फंक्शन का। तो ये वजह है कि अब उसने इसको एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर करना शुरू किया वेव फंक्शन को। अब हमें पता है कि साई जो है
ये जो हिस्सा आ रहा है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ये आपको पता है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है, जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो 4.30 जो इक्वेशन है वो इसकी फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये बेसिकली वॉल्यूम एलिमेंट लिखा हुआ है। और जिस तरह हमारे पास साई स्क्वायर, जब हम साई को मॉड लेते हैं तो डी एक्स या डी आर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, लेकिन जब 3 डायमेंशन होगी तो हमें इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे। तो फिर हमें पता है साई जो है वो आर और वाई, यानी कि वाई जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो उसने यहाँ पे ये आर को नॉर्मलाइज कर रहा है, फिर यहाँ पे जो एंगुलर पार्ट को ये नॉर्मलाइज कर रहा है। हमें पता है कि आर जो है 0 टू इन्फिनिटी तक इन प्रिंसिपल जा सकता है। और थीटा जो होता है वो आपको पता है 0 टू 2 पाई तक, सॉरी फाई जो है 0 टू 2 पाई तक जाता है, और थीटा जो है वो 0 टू पाई तक जाता है। ठीक है। और फिर ये इस तरह इसने स्फेरिकल हार्मोनिक्स ये दोनों को मिला के, यानी कि जिसमें थीटा और फाई दोनों पार्ट हैं, उनको मिला के हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पे प्लॉट किए हुए हैं। और उसका फार्मूला, यानी कि आप उसको कंबाइन कर लें तो उसका फार्मूला बेसिकली 4.32 की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अगेन आप यहाँ पर एल की वैल्यू, आपको पता है एल की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी नहीं हो सकती, एम अलबत्ता ज़ीरो हो सकता है। तो हमारे पास मुख्तलिफ स्टेट्स, यानी कि ज़ीरो ज़ीरो हो सकती है। जब एन इक्वस टू 1 होता है तो हमें पता है एल एल ज़ीरो, जब एल ज़ीरो है तो फिर एम भी ज़ीरो है। तो फिर हम ये आई मीन इस तरीके से जो है वो स्फेरिकल हार्मोनिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एप्सिलॉन है, ये ज़रा सा हमें ध्यान में रहना चाहिए कि ये एप्सिलॉन जो है वो -1 की पावर m है। ठीक है। तो जब भी m ग्रेटर देन 0 होगा तो ये 1 दे देगा। सॉरी, कहाँ गया? Yes, where epsilon equals to -1 to the power m for m greater than 0, and epsilon is equals to e for I mean exactly equals to 1 for m is smaller than 0. तो ये बेसिकली एक तरह का फेज फैक्टर है। ये हमें ज़रा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर ये ज़ीरो है तो ये नेगेटिव पावर है, तो वहाँ पर तो ये हमेशा हमें इसकी एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा +1 मिलेगी। लेकिन जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर ये हमारे एम पे डिपेंड करेगा कि एम ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो हम -1 देगा, इवन है तो ये +1 देगा हमें। ठीक है। और फिर हम और फिर ये इसकी नॉर्मलाइजेशन वगैरह इसने जो है वो बताई भी है। बेसिकली अगर हमें एल और एम पता हो, ठीक है, तो हम इसका जो ई स्क्वायर रूट पार्ट और ई टू द पावर आई एम 5 पार्ट हम मालूम कर सकते हैं। और पी एम एल जो है वो फिर हमें जो ये जो हमने इस तरह के आई मीन जो 4.2 टेबल देखा है वो हमें वहाँ से देख के लिखने पड़ेंगे। ठीक है। या फिर हम कैलकुलेट करें तो ज़्यादातर ये होता है कि इस तरह के टेबल्स दिए हुए होते हैं, वहाँ से हमें इनकी वैल्यूज़ पता चल जाती हैं। ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद अभी तो फिर ये रेडियल फंक्शंस की तरफ आ गया है। और ये इसने मुख्तलिफ जो हमने पिछली दफ़ा भी देखे थे, ये इसने मुख्तलिफ रेडियल वेव फंक्शन उसने जो है प्लॉट किए हुए हैं, एल इक्वल्स टू 0 के लिए, 1 के लिए, 2 3 एंड सो ऑन। ये हमने पिछली दफ़ा देख ही लिए थे। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो, जैसे ये हाइड्रोजन एटम को जब ये, इससे पहले तो ये सारी इसकी मैथमेटिक्स कर रहा था। ये हमने रेडियल वेव फंक्शन, सॉरी रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव इक्वेशन की इसने डेरिवेशन अपने तौर पे दी हुई है, जो हमने वहाँ पे दी हुई है, इससे पहले देखी हुई है। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो उनके कंबाइंड वेव फंक्शंस हैं। ये देखिए, ये जो है ना 4.89, ये एक पूरा कंप्लीट हाइड्रोजन एटम का ये हिस्सा है। अब इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो रेडियल वेव फंक्शन भी आए हुए हैं। ठीक है। जो आपने पिछली दफ़ा जो जो हमने देखे थे, तो आप देख सकते हैं ये 2r टू पावर एल और एन ए और ई टू द पावर -r n a, और ये पूरा पहला हिस्सा जो है वो रेडियल वेव फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये सारा जो हिस्सा ये जो है वो रेडियल वेव इक्वेशन का के सोल्यूशन है। और आखिर में ये वाई एल एम इसने लिखा हुआ है। वाई एल एम हमें पता है कि ये जो है वो एंगुलर पार्ट है। ठीक है। यही चीज़ें जिस तरह हमने पिछली दफ़ा देखी थी वो भी इसने यहाँ पे ये दोनों टेबल्स दिए हुए हैं। और ये इसने रेडियल वेव फंक्शंस जो है कैलकुलेट किए हुए हैं। आप चाहें तो इनको फर्दर उसने मेरे ख्याल से 6 कराए थे, तो इसने और भी आगे दिए हुए हैं, तो आप अपनी एक्सरसाइज के लिए
ये आप देख सकते हैं। और खैर ये भी RNL इसने दिए हुए हैं। असल जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है। देखिए ये हम आपने इस तरह की पिक्चर्स इससे पहले भी कई दफ़ा देखी होंगी कि Psi 20, Psi 310, Psi 400। ये बेसिकली वेव फंक्शंस के एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर्स हैं। इनको अगर आप पढ़ के देखें तो वो क्या कह रहा है कि डेंसिटी प्लॉट्स फॉर हाइड्रोजन वेव फंक्शन NLM, ये जो आपके पास नीचे 42410 इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, वो बेसिकली क्वांटम नंबर लिखे हुए हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, NLM। यानी कि अगर मैं इसको 4,2,0 पढ़ूँ तो उसका मतलब है N 4 है, L 2 है और M इसका फर्ज करें कि 0 है, ठीक है। यकीनी तौर पे इसकी अगर L 2 है तो M की और सारी वैल्यूज़ भी मुमकिन है, लेकिन फ़िलहाल फ़र्ज़ करें कि ये इसने जहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी है वो इसमें M 0 है कि इमेजिन ईच प्लॉट टू बी रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल जेड एक्सिस, ठीक है, प्रिंटेड बाय परमिशन। अच्छा खैर तो वो है, मतलब वो ये कह रहा है कि आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये 3 डायमेंशनल हैं। अगर आप इसको वाई जेड एक्सिस को ऊपर से नीचे तक अगर आप अगर इमेजिन करें और उसको 3 डायमेंशन में आप घुमा दें तो ये बेसिकली थ्री डायमेंशनल प्लॉट्स हैं और ये डेंसिटी प्लॉट्स हैं। यानी कि लोगों ने क्या किया है कि अगर हाइड्रोजन एटम अगर फर्ज करें Psi 20 की स्टेट में है, उसमें उन्होंने उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है नोट करने की कोशिश की है, ठीक है। या ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास साई हो और आप उसका एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर आप अगर कैलकुलेट करें तो वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर Psi 200 में तो ऐसा है, Psi 13 में है तो ऐसा है। ये देखें बेसिकली टू डायमेंशनल प्लॉट्स हैं। ये जहाँ पर आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है जैसे कि ये हिस्सा है या ये हिस्सा है, ये वो हिस्से हैं कि जहाँ पर आपको हाइड्रोजन यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं मिलेगा। इसी तरह आप देखें कि यहाँ पर ये जो इतने सारे आपको वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, लेकिन उसमें एक हिस्सा ऐसा है जो कि ब्लैकिश है और वो गोल सा दिख रहा है। ये वो हिस्से हैं जहाँ पे आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। इसी तरह आप 410 में देखेंगे कुछ हिस्से तो वाइट्स हैं और कुछ हिस्से ब्लैक हो रहे हैं, डार्क ब्लैक हैं। तो ये वो हिस्से हैं कि जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये हाइड्रोजन एटम के जो वेव फंक्शन है उसके एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर एंड डेंसिटीज़ हैं। इसको आप अगर और इमेजिन करना चाहें तो देखिए ये एक बेहतरीन इसकी रिप्रेजेंटेशन है। आप देख सकते हैं कि Psi 200 यानी Psi 200 का ये एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर है। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज़ हैं जो कि प्लॉट की गई हैं। यानी कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि ये सेकंड जो एक्साइटेड स्टेट हो यानी कि Psi 200 हो यानी कि n = 2 हो, बाकी सारी चीज़ें ज़ीरो हों, तो उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो लाइक स्फेरिकल वो होती है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है। याद रखिए जब भी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर 0 होगा और अगर L 0 होगा तो M भी 0 होगा, तो हमारे पास हमेशा जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है या प्रोबेबिलिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की, वो हमेशा स्फेरिकल होगी। आप देखें यहाँ पे Psi 200 Psi 300 में अगर ये चाहते तो और एक और कंपैरिजन दे सकते थे Psi 100 का। आप देखते हैं कि सिर्फ साइज का फ़र्क होगा, बाकी वो हमेशा जो है वो स्फेरिकल ही शेप होगा। उसकी वजह क्या है कि एन का ताल्लुक आर से है तो सिर्फ आर बढ़ेगा यानी कि रेडियस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, बाकी शेप चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप एल की वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है 210 है, तो ये फिर दूसरे शेप इख्तियार करता जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ ये कोई डम्बल शेप बन गया है। तो डम्बल शेप का मतलब है कि ये मैक्सिमम आपको ऊपर और नीचे मिल रहा है। अब ये स्फेरिकल सिमेट्रिक नहीं रहा है ये। तो ये इधर या इधर ये जो डम्बल के जो नीचे के हिस्से हैं यानी कि दरमियान के हिस्से हैं, वहाँ पाए जाने के चांसेस इसके कम होते जाएंगे। इसी तरह जब आप Psi 211 का एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर लेंगे तो आप देखें इसकी शेप बिल्कुल ही चेंज हो गई है। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मुख्तलिफ स्टेट में जो कि चेंज हो रही हैं। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि ये जो हैं वो कोई इलेक्ट्रॉन का मोशन ज़ाहिर नहीं कर रही हैं, ये ख्याल रखिएगा। ये महज प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो कि चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे ज़ाहिर की जा रही है एंड दैट्स इट।
और आप देख सकते हैं कि जैसे ये साई 211 है एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर है, ये साई 311 का एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर, तो इसमें देखें सिर्फ साइज का फर्क है, क्योंकि बाकी एंगुलर पार्ट सेम है।